दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 एंड 2 की वीडियो को नहीं देखा तो जाओ एक बार सबसे पहले उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस वाले टॉपिक से जो आपको कहता है एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन की। भाई उस टाइम के ऊपर जो आपकी खेती थी वो कैसे की जाती थी, फिर उसकी सिंचाई कैसे की जाती थी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब कह रहे हैं मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू द न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। कि जो आपका चोला था वहाँ पे जो आपकी नई नई अचीवमेंट हो पाई वो कैसे हो पाई कि भाई यहाँ पे जो आपकी खेती थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिली, इसी की वजह से आपकी यहाँ पे चीज़ें थी वो डेवलप हो पाई। लुक एट द मैप टू अगेन नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ टू द सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पिटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। कह रहा है कि भाई आप एक बार जो आपका मैप नंबर 2 था जो कि मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर समझाया था, एक बार जाके उसको अगेन से देखो और देखो कि जो आपकी कावेरी नदी है वो आपकी बंगाल में यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले कैसे आपकी अलग अलग छोटी छोटी रिवर्स के अंदर टूट जाती है। ठीक है, दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपोजिट द फर्टाइल सोइल्स ऑन देयर बैंक्स। अब यहाँ पे बता रहा था कि भाई ये नदी अपने साथ में पीछे से मिट्टी को बहा के लेके आती थी और यहाँ पे जमा करना स्टार्ट कर देती थी। ठीक है, द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर द एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ द राइस। और यहाँ पे बता रहा था कि भाई जो आपकी यहाँ से फिर हम क्या करते थे, बहुत बार अगर हमें सिंचाई की जरूरत होती थी तो भाई हम अपनी कैनाल्स वगैरह बना लेते थे, वरना हम यहाँ पे ज़्यादातर खेती करते थे। तो खेती करते थे तो भाई यहाँ पे सारी चीज़ें हमें मिल जाती थी, हमारा जो पानी हो गया वो भी मिल जाता था और जो हमारी मिट्टी थी वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी हमारी रहती थी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आप सभी को बता रहे हैं ऑल दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड earlier in the other parts of the Tamil Nadu, it was only from the 5th and the 6th century that this area was opened up for a large scale cultivation। अब यहाँ पे कह रहा है वैसे तो जो आपकी खेती थी ना वो बहुत पहले ही डेवलप हो चुकी थी आपके तमिलनाडु के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और द 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर द लार्ज स्केल कल्टिवेशन। अब यहाँ पे कह रहा है अगर आपके यहाँ पे जो ये वाला एरिया था ना आपका कावेरी डेल्टा वाला, ये सिर्फ आपका 6th सेंचुरी से आपका स्टार्ट हुआ था या फिर 6th-5th सेंचुरी को स्टार्ट हुआ था और सभी के लिए खुला था आपकी सिंचाई करने के लिए यानी खेती करने के लिए। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन दी सम रीजन्स, लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन दी अदर एरियाज। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपके कुछ एरियाज़ में तो हम जंगल को पहले साफ़ करते थे फिर वहाँ पे खेती करते थे। ठीक है, इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड द कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जहाँ पे आपके डेल्टा रीजन के अंदर अगर हम खेती करने की बात करें तो वहाँ पे क्या चीज़ होती थी कि हमारा मानो ये भाई आपका खेत हो गया, इसके साइड में आपको मिट्टी की वो एम्बैंकमेंट बनानी होगी जिसकी वजह से क्या हो जाए, मिट्टी की बनाओ या फिर आप सीमेंट की कैसे भी बनाओ, जैसे आप आज बनाते हो तो उस टाइम पर भी बनाई जाती थी, जिससे क्या हो कि भाई आपके खेत से पानी बाहर की साइड ना जाए और आपके यहाँ पे मानो भाई यहाँ पे आपकी नदी जा रही है और यहाँ से हमें क्या बनानी होगी, कैनाल बनानी होगी जो कि हमारे खेत में क्या देगी, पानी देगी, उसकी सिंचाई करने में हमारी हेल्प करेगी। अब आगे कहते हैं इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन आ ईयर। की बहुत सारे एरिया तो आपकी ऐसे भी हमें देखने को मिले जहाँ पे साल के अंदर आपकी 2 फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं और अब इसको समझते हैं। तो आपको ये फिगर दिखा रखी है। अब आपको कहते हैं 9th सेंचुरी सुलाइस गेट। अब आपका ये कौन सा गेट है, सुलाइस गेट है। ठीक है, अब यहाँ पे बताता है इन तमिलनाडु इट रेगुलेट द ओवरफ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम अ टैंक इनटू द चैनल्स दैट इरिगेट द फील्ड। अ सुलाइस गेट इज ट्रेडिशनली अ वुड और अ मेटल बैरियर विच इज कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल वाटर लेवल्स एंड फ्लो रेट्स इन अ रिवर्स एंड द कैनाल्स। अब यहाँ पे आपको बताता है कि भाई ये जो आपका गेट है ना ये हमें ये बात बताता है कि आपके पानी का लेवल पीछे से कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है और कितना लेवल बेसिकली आपके पानी का पीछे से आ रहा है। और इससे हम ये जान पाते हैं कि भाई कितना पानी यहाँ पे आने वाला, तो हम पहले सावधान यहाँ पे हो जाते थे। ठीक है, आपको और भी बहुत सारे बातें बताता है कि भाई इसका यूज़ आपका हम कैनाल में करते थे, आपके वैसे जो नदियाँ वगैरह रहती हैं वहाँ पर करते थे, जिससे कि हमें ये बात जान पाएँ कि भाई कितना ज़्यादा पानी का आपका बहाव है और कितना पानी यहाँ से बेसिकली आपका आ रहा है। ठीक है, आप इस बात को यहाँ पे समझ लेना। अब बाकी कहता है इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। अब कह रहा है कि भाई बहुत सारे रीजन्स में आपका ऐसा भी होता था कि हमें पानी को जो आपकी फसलों थी उन तक पानी खुद से पहुंचाना पड़ता था। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन। और वहाँ पे भी सिंचाई के आपके अलग अलग टाइप के मेथड यहाँ पे यूज़ किए जाते थे।
इन सम एरियाज वेल्स वर डग, इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट द रेन वाटर। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई कुछ एरियाज़ के अंदर तो आपके हमें कुएँ खोदने पड़ते थे और कुछ के अंदर भाई हमें एक ऐसा टैंक बनाना होता था जहाँ पे हम अपने बारिश के पानी को सेव कर सकें और फिर उसी से हम बाद में खेती करते थे। रिमेंबर द इरिगेशन वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ water is to be shared. Most of the new rulers as well as people living in the villages look at an active interest in these activities. अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपको इस बात का भी पता होगा कि जो आपका खेती का काम रहता है, आपकी सिंचाई का काम रहता है, इस सभी को हमें मेंटेन करने के लिए हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, साथ में हमें लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है। और कह रहा है कि भाई हमें सभी बातों को देखना पड़ता है कि भाई कितना पानी कौन लोग शेयर करेंगे, साथ में जो आपके राजा लोग थे उनको भी टैक्स देना होता है और जो आपके विलेजर्स लोग होते हैं उनको भी अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे बिताना होता है। तो भाई ये सभी आपकी एक्टिविटी यहाँ पे एक साथ में वर्क करती हैं आपकी सिर्फ खेती के साथ में। तो इन सभी बातों को भी आपको यहाँ पे समझना होगा। बाकी चलो माय फ्रेंड्स फटाफट से अब आगे चलते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, यानी कि जो हमारा एम्पायर था उसका यहाँ पे प्रशासन किस तरह का था और कैसे वर्क करता था। तो चलो इस बात को यहाँ पे एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो आपका कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुआ। सेटलमेंट ऑफ द पीजेंट नोन एज द उर बिकेम प्रोस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ द इरिगेशन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि भाई जो आपके यहाँ पे पीजेंट लोग रहते थे, यानी कि जो अपना खेती के ऊपर डिपेंड करते थे, उनको हम यहाँ पे कहते हैं उर, यू और आर, उर, ठीक है। बिकेम प्रोस्पेरस, वो आपके धीरे धीरे क्या होते चले गए, आपके अमीर होते चले गए, यानी आपके बड़े होते चले गए। किसकी हेल्प से? आपकी जब खेती यहाँ पे बढ़ी तो भाई ज़्यादा उनकी पैदावार यहाँ पे बढ़ी और जिसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो गए, वो अमीर होना स्टार्ट हो गए। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड द नाडू। और उसके बाद बताते हैं कि भाई जो ये आपके ऐसे ऐसे आपके गांव थे, इन्हें एक ग्रुप बना लिया बहुत बड़ा और उस ग्रुप को हम क्या कहते थे? नाडू बोलते थे। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म द सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग द डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपके विलेज की काउंसिल रहती थी और साथ में नाडू रहते थे, मिलके आपके बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते थे, जैसे कि भाई आपका हो गया जस्टिस देना यानी कि न्याय देना और साथ में आपके टैक्स को कलेक्ट करना, ठीक है। रिच पीजेंट ऑफ द विलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो आपकी विलाला कास्ट के लोग होते थे ये आपके भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते थे किसके ऊपर? जो कि आपकी भाई यहाँ पे आपकी नाडू के अंदर एक्टिविटी चल रही है उन सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर। साथ में ये सुपरविजन के अंदर भी रहते थे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि आपकी चोला गवर्नमेंट थी वो। द चोला किंग्स गिव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक द मुवेंदवेलन। उसके बाद बता रहा है कि जो आपके चोला के राजा होते थे ना वो इनको यहाँ पे कुछ टाइटल्स वगैरह भी देते थे, जैसे कि आपका हो गया मुवेंदवेलन, ठीक है। अब वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसा जो आपका किसान या फिर पीजेंट जो कि 3 राजाओं को क्या करता है? सर्व करता है। अरैयार भी इन्हें कहा जाता था, जिसका मतलब होता है चीफ एटसेट्रा, as markers of respect and entrusted them with the important offices of the state at the center। और यहाँ पे बता रहा था कि भाई इनकी रिस्पेक्ट भी यहाँ पे की जाती थी और माना जाता था कि भाई ये भी जो हमारे स्टेट के अंदर ऑफिसर लोग हैं उन्हीं की तरह आपके ये लोग भी हैं। अब यहाँ पे आपको बताता है टाइप्स ऑफ लैंड की भाई उस टाइप पे आपके किस किस टाइप की यहाँ पे लैंड होती थी और कैसे वो वहाँ पे दी जाती थी। तो चलो इस बात को भी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। अब कहता है चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ द लैंड की। जो आपके चोला का इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला उसने हमें अलग अलग लैंड्स के बारे में यहाँ पे बताया। तो सबसे पहले लैंड आती है आपकी वेलान वागाई। इसका मतलब होता है लैंड ऑफ द नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोपर्टर्स। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई ये आपकी भूमि उन लोगों की होती थी जो कि आपके नॉन ब्राह्मण लोग थे, ठीक है। उसके बाद बताता है आपकी लैंड जो कि होती है ब्रह्मदेया। इसका मतलब क्या होता है कि लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, जो वो भूमि जो कि हमने अपने ब्राह्मण लोगों से क्या कर रखी है? गिफ्ट कर रखी है। उसके बाद बताता है साला भोगा। इसका मतलब है लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, जो आपकी भूमि आपके स्कूल्स वगैरह को मेंटेन करने में यूज़ की जाती थी। उसके बाद आती है आपकी देवादाना या फिर तिरुमाता मत्तुकानी। ये आपकी लैंड होती थी जो हमें अपने जो मंदिर वगैरह होते थे उनको हम क्या कर देते थे? गिफ्ट कर देते। उसके बाद आती है आपकी
पालिचंडाम। उसके बाद जो ये वाली आपकी भूमि होती थी ना, इसको हम क्या करते थे, लैंड डोनेटेड टू द जैना इंस्टीट्यूशन, जो कि आपके जैना के इंस्टीट्यूशंस होते थे, हम इसको क्या करते थे, डोनेट कर देते थे, यानी दान में दे देती। We have seen that the Brahmins often receive land grant or the Brahmadya. As a result, a large number of Brahman settlements emerge in the Kaveri Valley as in the other part of the South India. अब यहाँ पे बता रहा था कि भाई यहाँ पे ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा भूमि वगैरह दी जाती थी, तो इसी वजह से क्या हुआ कि आपके बहुत सारे ब्राह्मण यहाँ पे सेटल हो गए, कहाँ पे, आपके कावेरी डेल्टा के आसपास में, या फिर मैं बोलूँ कि साउथ इंडिया में, और उन्होंने अपना यहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर दिया। ईच ब्रह्मदेया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ द प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। हम यहाँ पे बता रखे था कि भाई जो भी आपकी ब्रह्मदेया यहाँ पे होती थी, उसको यहाँ पे भाई मेंटेनेंस वगैरह या फिर जो भी उसका काम करना था, वो ज़्यादातर आपके कौन लोग करते थे, जो कि आपके प्रोमिनेंट लैंड होल्डर्स होते थे, वो लोग। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली, देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन अ डिटेल इन इंस्क्रिप्शन। और यहाँ पे बता रहा था कि भाई ये जो आपकी भूमि होती थी, इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता था, और जो भी इन लोगों का डिसीजन यहाँ पे होता था भाई, उसको अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता है इंस्क्रिप्शन के अंदर। ऑफ्टन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स, और जो हमारे मंदिर थे उनकी दीवारों पर भी लिखा जाता था। एसोसिएटेड ऑफ ट्रेडर्स नोन एज द नागाराम्स ऑल्सो, associations of traders also known as the nagarams also occasionally performed administrative functions in the towns। और यहाँ पे बता रहा था जैसे कि भाई आपके यहाँ पे ब्राह्मण्स की एसोसिएशन थी, ऐसे ही जो आपके ट्रेडर लोग थे उनकी भी एसोसिएशन थी, जिसको हम क्या कहते थे, आपके नागाराम्स की आपकी एक ऐसी एसोसिएशन थी जो कि क्या करती थी, बहुत सारे यहाँ पे आपके प्रशासनिक कार्य करती थी आपके शहर के अंदर। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द उत्तरा मेरूर इन द चिलम्पकूट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, चिनग्लिपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। यार ये नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, मेरे से स्पीक नहीं हो रहा, आप सभी देख, लेकिन चेक कर लें स्पेलिंग को यहाँ पे, ठीक है। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ वे इन विच दी सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। और यहाँ पे बता रहा था कि भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट थी ना हमारी तमिलनाडु की, ये हमें बताती है कि भाई कैसे उस टाइम की जो सभा थी वो ऑर्गेनाइज्ड यानी कि की जाती थी। द सभा हैड सेपरेटेड कमिटीज टू लुक आफ्टर द इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल्स एटसेट्रा। और यहाँ पे बता रहा था कि जो आपकी सभा है ना, वहाँ पे अलग अलग टाइप की आपकी कमेटी रहती थी जो कि देखती थी आपकी अलग अलग फंक्शंस को, जैसे कि भाई कैसे यहाँ पे आपकी सिंचाई चल रही है, कैसे भाई आपकी यहाँ पे जो गार्डन्स वगैरह हैं वो हैं, आपके मंदिर कैसे हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। नेम ऑफ द दोस्त एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दिस committees were written on a small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the ticket one by one for each committee। अब यहाँ पे आप सभी को बताता था कि भाई जो जो मेंबर इस कमेटी के लिए एलिजिबल हो जाते थे उनका चुनाव कैसे होता था। तो यार उन सभी का नाम आपका एक ऐसे आपके जो लीफ थी आपकी पाम की, उसके ऊपर लिख दिया जाता था। उसके बाद एक आपका जो घड़ा होता है उसके अंदर उस सभी को डाल दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया, फिर एक बच्चे को बुलाया जाता था जो कि थोड़ा छोटा होता था, और उसको कहा जाता था कि तुम एक काम करो, इस घड़े के अंदर से अपने पत्ते निकाल के हमें देते जाओ। तो जिस जिसका नाम आता था उसको वहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया जाता था, ठीक है। आप इस बात को यहाँ पे समझ लो। उसके बाद कहता है डू यू थिंक वुमेन पार्टिसिपेटेड इन दीज असेंबलीज। क्या आपको लगता है कि जो आपकी वुमेन थी वो भी इन असेंबलीज के अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पे करती थी या फिर नहीं करती थी। तो आप इस बात को भी यहाँ पे सोचो। अब कह रहा है इन यूर व्यू आर लॉटरीज यूजफुल इन चूजिंग मेंबर्स ऑफ कमेटी। अब यहाँ पे बता रहा था कि भाई जो आपका ऐसा ही सिस्टम क्या लॉटरी का भी रहता है, और लॉटरी सिस्टम का ही वो यूज़ करते थे यहाँ पे अपने मेंबर्स को चूज़ करने के लिए। बाकी आपको बताता है इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलते हैं हु कुड बी मेंबर ऑफ अ सभा। तो जो आपकी सभा रहती थी उसका मेंबर कौन लोग बन सकते थे। द उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शंस लेज डाउन। तो जो आपका उत्तरा मेरूर का हमारे पास इंस्क्रिप्शन है वो हमें इस बात को समझाता है और बताता है ऑल दोज हु विश टू बिकेम अ मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ओनर ऑफ अ लैंड फ्रॉम विच लैंड रिवेन्यू इज कलेक्टेड। कि भाई जो भी हमारी सभा का मेंबर बनना चाहता है उसके पास वो भूमि होनी चाहिए जहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जाता है। दे शुड हैव देयर ओवन होम्स। और उसके पास खुद का घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज। और जो उसकी उम्र रहनी चाहिए वो आपकी 35 से 70 के बीच में रहनी चाहिए, या फिर इतना ही होना चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदा। और उसको वेदा की यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड दी होनेस्ट। और यहाँ पे बता रहा था कि
कि भाई उसको एडमिनिस्ट्रेटिव के जो आपके मैटर रहते हैं यानी कि जो प्रशासनिक कार्य रहते हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और साथ में वो ईमानदार होना चाहिए। इफ़ एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकेम अ मेंबर ऑफ द अनदर कमेटी। और अगर कोई मेंबर किसी कमेटी का मेंबर बना है पिछले 3 साल के अंदर तो वो किसी नई कमेटी का मेंबर यहाँ पे नहीं बन सकता। एनी वन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। और यहाँ पे बता रहा था कि भाई अगर कोई भी अपना खुद के बारे में डिटेल नहीं दे रहा या फिर अपने परिवार के बारे में रिश्तेदारों के बारे में डिटेल नहीं दे रहा तो भाई उसको वहाँ पे कॉन्टेस्ट करने नहीं दिया जाता था इलेक्शन के अंदर, ठीक है। वाइल इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट किंग्स एंड पावरफुल मेंस, हियर इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम द Piriyapuram, a 12th century Tamil work which informs about the lives of the ordinary men and the women। अब यहाँ पे बता रहा था कि भाई वैसे तो जो आपके इंस्क्रिप्शन रहते हैं वो हमें ज़्यादातर आपके जो राजा होता है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका एक पेरियापुरम नाम आपका एक जो आपका इंस्क्रिप्शन था जो कि 12th सेंचुरी के अंदर आपका एक तमिल वर्ग यहाँ पे रहा है, उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है आपके जो आपके ऑर्डिनरी मैन होते थे और वुमेन होते थे उनके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है वो इंस्क्रिप्शन, हमें देखते हैं क्या कुछ बातें वो बताता है। सो कहता है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द आदानूर वॉज अ स्मॉल हैमलेट ऑफ द पुलियाज। कह रहा है कि भाई जो आपका यहाँ पे अदानूर था उसके बिल्कुल बाहरी क्षेत्र में आपके यहाँ पे पुलियाज जो होते थे ना, इनका क्या था भाई आपका डेरा था या फिर ये लोग वहाँ पे रहते थे। अब ये लोग आपका ये जो आपका टर्म है ना पुलियाज, ये उन लोगों के लिए उस टाइम पे यूज़ किया जाता था जो कि आपके थोड़े मतलब कि आपके बैकवर्ड कास्ट के लोग होते हैं या फिर आउट कास्ट के लोग होते हैं वो माने जाते थे ब्राह्मण्स के जरिए, ठीक है, या फिर जो आपकी विलेला कास्ट के लोग होते हैं उनके जरिए। स्टडीड विद अ स्मॉल हट्स अंडर एन ओल्ड टैचेज एंड इनहेबिटेड बाय एन अर्गेरियन लेबर इंगेज्ड इन अ मैनुअल ऑक्यूपेशंस। और यहाँ पे आप सभी को बता रहा था कि भाई ये जो लोग थे ना आपके, ये एक छोटे छोटे आपके यहाँ पे झोपड़ियाँ होती हैं उनके अंदर रहते थे और साथ में भाई ये जो वहाँ पे रहते थे ना वहाँ पे भाई बहुत सारे मतलब कि इनको छोटे मोटे काम ही देखने को मिलते थे, कोई बड़ा काम नहीं मिलता था और काफ़ी इनके ख़राब काम भी वहाँ पे रहते थे। इन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हट्स कवर्ड विद अ स्ट्रिप्स ऑफ द लेदर लिटिल चिकन्स मूव अराउंड इन द ग्रुप्स। और यहाँ पे बता रहा था कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लेदर के पीस भी हमें देखने को मिले और साथ में जो यहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह होती हैं वो भी घूमती रहती थी इनके घरों के आसपास। डार्क चिल्ड्रन who were worn barcals of the black iron were pressing about carrying little puppies। और यहाँ पे बता रहा था कि भाई एक काला सा बच्चा यानी कि डार्क चिल्ड्रन यहाँ पे पपीज़ के साथ आपका खेल रहा था। इन द शेड ऑफ द मारदू अर्जुना ट्रीज अ फीमेल लेबर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन अ शीट ऑफ अ लेदर, देयर वर मैंगो ट्रीज फ्रॉम होज ब्रांचेस ड्रम्स वर हैंगिंग। और यहाँ पे बता रहा था कि भाई एक लेडीज़ जो कि लेबर थी उसने क्या किया, अपने बच्चे को सुलाने के लिए एक लेदर के पीस के ऊपर लेटाया और साथ में उसको ट्री से यहाँ पे बांध दिया उसको झुलाने के लिए। आपने बहुत बार सीन को देखा होगा। तो उसको उस ब्रांच के साथ में एक ड्रम को भी साथ में बांधना पड़ा ताकि वो बजता रहे और लोगों को पता लगता रहे कि भाई यहाँ पे जो बच्चे है वो किनका है, पुलैयाज का है। एंड अंडर द कोकोनट पाम इन द लिटिल होलोज ऑन द अराउंड एंड द टिनी हेडेड बिचेस ले आफ्टर दी वेल्पिंग। और यहाँ पे बता रहा था कि जो आपका कोकोनट का ट्री था उसके आसपास आपके थोड़ा बहुत ग्राउंड को होलो कर दिया गया था और साथ में यहाँ पे जो आपके डॉग्स वगैरह थे इनके पास में वो भी आपके थोड़े छोटे आपकी गर्दन वाले थे। द रेड सेस्टेड कोक्स क्रोइड बिफोर डाउन कॉलिंग द ब्रोनी पुलैयार टू देयर डे वर्क एंड बाय डे अंडर द शेड ऑफ द कांजी ट्री स्प्रेड द वॉइस ऑफ द वेवी हेयर पुलैया वुमेन सिंगिंग एज दे वर हस्किंग पैडी। और यहाँ पे बता रहा था कि भाई ये लोग आपके खेतों में काम करते थे और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम ही ये लोग करते थे और वहीं पे अपना गाना बजाना करते थे और ये लोग बाहर रहते थे शहर से और इसी टाइप से ये लोग यहाँ पे रहना पसंद करते थे, ठीक है। तो बेसिकली यही बात कुछ जो आपको मैंने बता दी ऊपर से, यही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे थी जो कि आपको जाननी चाहिए थी, ठीक है। वेयर देयर एनी ब्राह्मण्स इन दी हेमलेट। अब आप एक बात को सोचो, क्या इन लोगों के पास में कोई ब्राह्मण आपका रहता था? तो जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं रहता था। डिस्क्राइब ऑल द एक्टिविटीज़ दैट वर टेकिंग प्लेस इन दी विलेज। अब आप उन सभी एक्टिविटीज़ को सोचो जो कि आपके गांव में परफॉर्म की जाती थी और यहाँ पे परफॉर्म की जाती थी, फिर उनको कंपेयर करके आप यहाँ पे देखो।
वाई डू यू थिंक टेम्पल इंस्क्रिप्शंस इग्नोर दीज एक्टिविटीज़। अब आप इस बात को सोचो, जो आपके मंदिर के इंस्क्रिप्शन थे उन्होंने इनके बारे में कभी भी क्यों नहीं लिखा, जबकि जो आपके ब्राह्मण्स लोग थे उनकी डिटेल तो उन्होंने अपनी दीवारों पे भी लिख दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहता है इमेजिन, आप सोचो यू आर आ प्रेजेंट इन एन इलेक्शन फॉर आ सभा, आपको एक सभा के लिए इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, डिस्क्राइब व्हाट यू सी एंड हियर। तो अब आपको क्या क्या बातें यहाँ पे देखने को मिलेंगी और क्या क्या बातें आपको सुनने में मिलेंगी, आप उन सभी को कमेंट करके मेरे को बताना और उनके बारे में सोचना। बाकी अब आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताएगा एल्सवेयर के अंदर, चलो इस फैक्ट को भी एक बार यहाँ पे जान लेते हैं, जो कि रहता है आपका रिलेट आपके चाइना से, और कहता है चाइना अंडर द तंग डायनेस्टी, कि जब चाइना के अंदर आपकी तंग डायनेस्टी थी तो कुछ कैसा सीन यहाँ पे आपका देखने को हमें मिला। अब कहता है इन चाइना एन एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश अंडर द तंग डायनेस्टी विच रिमेन्ड इन द पावर फॉर अबाउट द 300 ईयर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपका चाइना था ना, वहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ, जो कि था आपका तंग डायनेस्टी, जो कि आपका करीबन 300 साल तक अपने साम्राज्य को स्थापित करके वहाँ पे रहा, फ्रॉम द 7th to the 10th सेंचुरी, और आपका कब से कब तक, 7th से 10th सेंचुरी तक। इट्स कैपिटल जियान was one of the largest city in the world visited by the Turks, Iranian, Indians, Japanese and the Korean। अब यहाँ पे बता रहा था कि जो इसकी कैपिटल आपकी जियान थी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और भाई मतलब कि ये बहुत बड़ी कैपिटल आपकी रही, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए, जैसे कि भाई आपके तुर्क्स, ईरानियन, इंडियंस और साथ में जापानीज़ और कोरियंस लोग। ठीक है, द तंग एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर्ड थ्रू एन एग्जामिनेशन। और यहाँ पे बता रहा था कि भाई ये जो आपकी डायनेस्टी थी, इसको जो साम्राज्य था, प्रशासन था, वो चलाया जाता था आपके ब्यूरोक्रेसी के जरिए, और यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी इसके ऑफिशियल्स को चुनने के लिए आपके यहाँ पे एग्ज़ाम किए जाते थे, जैसे कि आपके आज होते हैं, विच वॉज ओपन टू ऑल हु विश टू अपीयर फॉर इट। और ये सभी के लिए आपके ओपन होते थे जो भी इसके अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते थे। दिस सिस्टम ऑफ सिलेक्टिंग ऑफिशियल्स रिमेन्ड इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911। और यहाँ पे बता रहा था कि भाई यहाँ पे आपका 1911 तक यहाँ पे पूरा वो रहा कि भाई इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया और इसके अंदर कुछ चेंज भी यहाँ पे लाए गए। इन वट वेज वॉज दिस सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रेवलेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे बता रहा था कि भाई ये कैसे अलग है आपके हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सिस्टम से। तो मैं थोड़ा बहुत आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी आप खुद से सोचना, मेरे को कमेंट करके पक्का बताना। तो ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे यही बात रहती है कि हमने इंडियन के अंदर जाना है कि भाई अब मानो कि आपके पापा इस पोस्ट को कर रहे हैं तो आगे चल के आप इस पोस्ट को करोगे। ठीक है, तो यार देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा हुआ हेरिडेटरी सिस्टम, लेकिन हमारे यहाँ पे चाइना के अंदर क्या हो रहा था, एग्ज़ाम हो रहा था। आपके अगर फादर ने एग्ज़ाम पास किया तो वो जॉब करेंगे, उसके बाद अगर आपसे पास नहीं हुआ तो आप नहीं करोगे, उसके बाद अगर आपका बच्चा पास करता है तो आप उसको कर सकते हो, आपका जो बच्चा है वो कर सकता है, सॉरी। और हमारे इंडिया के अंदर क्या था, आपके जो फादर ने किया वो ऐसे कैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे था, बाकी और डिफरेंस को आप ढूंढने की यहाँ पे कोशिश करो, मेरे को कमेंट करके पूरा आंसर इसका देने की यहाँ पे कोशिश करो। ठीक है, बाकी यार दोस्तों इसके साथ हम अपने चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना, जिससे कि वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।